हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। हेलो दोस्तों, मेरी जो पहली अपडेट है वो है, क्या आप मानेंगे कि सिर्फ एक चश्मा पहनने से किसी कंपनी का करोड़ों को फायदा हो सकता है? अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई चीज पहन ले तो क्या उससे शेयर बाजार हिल सकता है? आज की इस खबर में पूरा डिटेल से समझेंगे कि मामला क्या है। खबर किस बारे में है? यह खबर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जुड़ी हुई। उन्होंने हाल ही में नीले रंग का एविएटर धूप का चश्मा पहना और वही चश्मा पूरे शेयर बाजार में चर्चा का विषय बन गया। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है। फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली देश है। मैक्रोन अक्सर दुनिया के बड़े मंचों पर दिखते हैं। चश्मा कब और कहां पहना? मैक्रोन को दो जगहों पर चश्मा पहनते हुए देखा गया, एक सैन्य कार्यक्रम के दौरान, दूसरा दावोस मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। जब विश्व नेता ऐसी जगह दिखते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उन पर होता है। मैक्रोन ने मजाक में ही कहा, मैक्रोन ने हंसते हुए कहा, ये मेरी आई ऑफ द टाइगर वाली स्टाइल है। लेकिन बाद में उनके ऑफिस ने साफ किया कि उनकी आंख में ना नस फट गई थी, इसलिए आंख को धूप से बचाने के लिए ये चश्मा पहना था। चश्मा किस कंपनी का था? चश्मा बना था आई विजन टेक। यह एक छोटी इतावली कंपनी है। पहले यह कंपनी ज्यादा मशहूर नहीं थी, अब बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। शेयर बाजार में क्या हुआ? मैक्रोन की चश्मा पहनती कंपनी के जो शेयर थे वो 28% ऊपर छलांग मार दिए। कंपनी की कीमत में करीब $4.1 मिलियन का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। अचानक हजारों फोन कॉल, ढेर सारी ईमेल, ऑनलाइन ऑर्डर, यहाँ तक की कंपनी की वेबसाइट ही क्रैश हो गई। यह घटना बता दी है कि वायरल मोमेंट कितना ताकतवर होता है। कभी कभी प्रोडक्ट से ज्यादा सुर्खियां मायने रखती है। जब कोई विश्व नेता किसी चीज से जुड़ा होता है तो ध्यान बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है और पैसा भी आता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो दूसरी अपडेट है वो है, जब किसी देश का राष्ट्रपति मना कर दे फिर भी उसकी बात ना मानी जाए तो क्या होगा? ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन में क्या अंदर ही अंदर फूट पड़ रही है? अमेरिका ब्रिक्स से इतना परेशान क्यों है और भारत इस पूरे मामले में क्या रोल निभा रहा है? आज की हम इस वीडियो में इसे पूरे डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले यह मामला दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मतलब नेवल एक्सरसाइज रखा था। ब्रिक्स देश में कौन कौन है? ये अभी जो 5 है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये देश मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देना चाहते हैं। क्या हुआ है नेवल एक्सरसाइज में? ईरान की एंट्री विवाद की जड़। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स देशों को नेवल एक्सरसाइज के लिए बुलाया। अमेरिका ने खुलकर विरोध किया, फिर भी चीन, ईरान अपने युद्धपोत लेकर पहुंच गए। यही से विवाद शुरू हुआ। ईरान की भागीदारी पर विवाद क्यों? उसी समय ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति चल रही थी। अमेरिका दूतावास ने साफ कहा, ईरान को इस सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका को डर था ब्रिक्स प्लस ईरान अमेरिका की विरोध ताकत मजबूत। राष्ट्रपति रामाफोसा का आदेश। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, उन्होंने 9 जनवरी को साफ आदेश दिया, ईरान को सैन्य अभ्यास से बाहर रखा जाए। लेकिन हैरानी की बात, इसके बावजूद ईरानी नौसेना की युद्धपोत अभ्यास में शामिल रहे, यानी राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना हुई। अब सवाल उठता है, राष्ट्रपति का आदेश क्यों नहीं माना गया? क्या सेना ने जानबूझकर अनदेखी की या आदेश को गलत समझा गया? जांच का उद्देश्य। साउथ अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूरे मामले की जांच, इंक्वायरी के आदेश दे दिए। जांच इस बात की होगी, आदेश गलत समझा गया या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ब्रिक्स के भविष्य पर सवाल। यह घटना दिखाती है कि ब्रिक्स में सब कुछ एकजुट नहीं है। हर देश की अपनी मजबूरी, अपनी विदेश नीति। अमेरिकी की रणनीति, अमेरिका चाहता है ब्रिक्स को अंदर से कमजोर किया जाए, देशों को आपस में लड़ाया जाए। भारत की भूमिका। भारत इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष चेयरमैन है। भारत का फोकस राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग है। भारत चाहता है ट्रेड बढ़े, लोकल करेंसी में व्यापार हो, डेवलपिंग देशों को फायदा मिले। अगर राष्ट्रपति का आदेश भी न चले तो समझ लीजिए अंदर कुछ बड़ा पकड़ा है। ब्रिक्स सिर्फ संगठन नहीं, एक वैश्विक शक्ति बनने की लड़ाई है। तो दोस्तों, हमारे पास जो तीसरी अपडेट है वो ये है, क्या कोई प्रधानमंत्री सिर्फ 6 महीने में ही अपनी कुर्सी दांव पर लगा सकता है? क्या चीन ताइवान विवाद जापान में चुनाव जितवा सकता है? और क्या महंगाई से परेशान जनता एक झटके में सरकार बदल सकती है? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ। स्नैप चुनाव क्या होता है? आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। स्नैप चुनाव का मतलब होता है समय से पहले चुनाव, जब सरकार खुद सांसद तोड़कर चुनाव करवाए। जापान में सांसद को भंग कर दिया गया। 8 फरवरी को चुनाव होंगे। यह जापान के इतिहास का सबसे छोटा चुनावी अभियान होगा, मतलब जनता को सोचने का बहुत कम समय मिलेगा। प्रधानमंत्री सनाई तकाइची का बड़ा जुआ, बड़ा गैम्बलिंग। तकाइची सिर्फ 6 महीने पहले प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है वो 70% तक अभी पहुंच गई है। सवाल उठता है, जब सरकार ठीक चल रही है तो चुनाव क्यों? वजह अपनी सरकार को पूरी तरह मजबूत करना, सांसद में पक्का बहुमत हासिल करना, विरोधियों को कमजोर करना। लेकिन खतरा भी है, अगर चुनाव हार गई तो राजनीतिक कैरियर खत्म। चीन और ताइवान का मुद्दा, चुनाव का सबसे बड़ा हथियार। प्रधानमंत्री
तकाइची की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ सख्त रुख। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। तकाइची ने साफ कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान चुप नहीं बैठेगा। यहाँ तक कहा गया कि जरूरत पड़ी तो सैन्य हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। जापान की जनता में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर डर, चीन के खिलाफ गुस्सा, यही गुस्सा तकाइची के लिए वोट में बदल सकता है। अर्थव्यवस्था और महंगाई, आम जनता का दर्द। जापान की एक बड़ी समस्या महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की चीजें महंगी, मजदूरी उतनी नहीं बढ़ी। सरकार का वादा अस्थायी टैक्स कटौती, खाने की चीजों पर टैक्स कम, लोगों की जेब पर बोझ कम करने की कोशिश। तकाइची चाहती है संसद में मजबूत बहुमत ताकि आर्थिक सुधार बिना रुकावट लागू हो। राजनीतिक गठबंधन कौन किसके साथ? सत्ताधारी पक्ष लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, नया गठबंधन जापान इनोवेशन पार्टी, पॉपुलिस्ट पार्टी। विपक्ष ने मिलकर बनाया रिफॉर्म अलायंस, मध्य मार्गी गठबंधन। छोटे राष्ट्रीय दल भी मजबूत हो रहे हैं। मतलब मुकाबला आसान नहीं है, वोट बंटने की पूरी संभावना है। जापान की लंबे समय की बड़ी चुनौतियां, बढ़ती उम्र की आबादी, बूढ़े की संख्या ज्यादा, जवान कम, घटती संख्या, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, कम मजदूरी, खर्च बढ़ा, कमाई उतनी नहीं। ये चुनाव सिर्फ सरकार की नहीं, जापान की भविष्य का चुनाव है। मतदान किन मुद्दों पर फैसला करेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन ताइवान, महंगाई, टैक्स कटौती, रोजगार और मजदूरी, भविष्य की अर्थव्यवस्था। अगर तकाइची जीत गई तो जापान की नीति और सख्त होगी, और अगर हार गई तो जापान में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है। तो जो हमारी चौथी अपडेट है वो ये है, क्या भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश बदल रहा है जहां कभी प्रतिबंधित पार्टी अब सरकार बनाने के करीब है? क्या अमेरिका अब उस पार्टी से हाथ मिला रहा है जिसने 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ काम किया था? और अगर जमात ए इस्लामी सत्ता में आई तो भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा? आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाला है। यह चुनाव इसलिए खास है क्योंकि एक पुरानी लेकिन विवादित पार्टी फिर से ताकतवर बन रही है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और भारत सबकी नजर बांग्लादेश पर है और इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ेगा। बांग्लादेश का चुनाव क्यों अहम है? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। जो भी वहाँ सत्ता में आएगा उसका असर पड़ेगा सीमा सुरक्षा पर, व्यापार पर, अवैध घुसपैठ पर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर। इसलिए भारत के लिए बांग्लादेश का चुनाव सिर्फ पड़ोसी देश का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जमात ए इस्लामी क्या है? जमात ए इस्लामी एक इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। पहले यह पार्टी बैन थी, इसकी छवि बहुत खराब मानी जाती थी, लेकिन अब यह फिर से पॉपुलर हो रही है। हालिया सर्वे क्या कहती है? जमात ए इस्लामी BNB बांग्लादेश नेशनल पार्टी से सिर्फ 1% पीछे है। मतलब साफ है, यह पार्टी अब सरकार बनाने की रेस में है। अमेरिका और जमात ए इस्लामी चौंकाने वाली सच्चाई। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका जमात से बात क्यों कर रहा है? वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चाहता है कि अगर जमात सत्ता में आए तो उसका उनसे सीधा संपर्क हो। इसलिए अमेरिकी राजनयिक वाशिंगटन में 4 मीटिंग, ढाका में कई गुप्त बैठक कर चुके हैं। मतलब अमेरिका पहले से तैयारी कर रहा है। जमात इस्लामी का काला इतिहास, अब ध्यान से सुनो। 1971 में बांग्लादेश युद्ध में जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया, डेथ स्क्वाड बनाए, हजारों बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या हुई। इसी कारण जमात को देशद्रोही माना गया, पार्टी पर बैन लगा दिया। लेकिन अब जमात अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। बात कर रही है भ्रष्टाचार खत्म करने की, अच्छी सरकार की, कानून और व्यवस्था की। भारत के लिए चिंता क्यों? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले अच्छे थे लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चिंता के कारण जमात भारत विरोधी मानी जाती है। जमात नेता शफी रहमान का दावा, उन्होंने एक भारतीय राजनयिक से गुप्त मुलाकात की थी। इससे साफ है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। भारत भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौजूदा सरकार और बदली विदेश नीति। इस समय बांग्लादेश में सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। उनकी नीति में बड़े बदलाव आए। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे, चीन से संबंध और मजबूत, भारत से रिश्ते कमजोर। एक बड़ा संकेत, बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार किया। यह सीधा राजनीतिक संदेश था। अब सवाल यह है, क्या 12 फरवरी के चुनाव के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे? नई सरकार के पास मौका होगा, लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि जमात का बढ़ता असर, विदेशी ताकतों की दखल और अंदरूनी अस्थिरता। बांग्लादेश का यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय करेगा। तो जो हमारी 5वीं अपडेट और लास्ट अपडेट है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एयर ट्रैवल मार्केट भारत है। फिर भी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया आज घाटे में क्यों है? क्या सिर्फ नई एयरलाइंस शुरू करना काफी है या भारत का एविएशन सिस्टम अंदर से कमजोर है? आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत का विमान क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। हर साल करोड़ों नए यात्री, नए एयरपोर्ट, नए एयरलाइंस, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि बड़ी एयरलाइंस भी संकट में है। इंडिगो का संघर्ष, इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन। इंडिगो कौन है? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन।
मार्केट शेयर सबसे ज्यादा, लो कॉस्ट मॉडल। समस्या क्या हुई? भारत सरकार ने पायलट ड्यूटी एंड रेस्ट रूल बदले, मतलब पायलट कितनी देर उड़ान भर सकता है, कितनी देर आराम जरूरी है। इंडिगो की गलती, समय रहते नियमों के अनुसार तैयारी नहीं, पायलट शॉर्टेज, फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया। असर क्या पड़ा? 4500 फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों को भारी परेशानी, कंपनी की छवि खराब। आर्थिक नुकसान, तीसरी तिमाही में 78% मुनाफा गिर गया, करीब 577 करोड़ का नुकसान। बड़ी कंपनी होना काफी नहीं, नियम और मैनेजमेंट सबसे जरूरी होती है। एयर इंडिया की बड़ी चुनौती, एयर इंडिया का इतिहास, पहले सरकारी एयरलाइन 2022 में टाटा ग्रुप ने खरीदा। बड़ा हादसा जो कि 2025 में हुआ, बोइंग 787 विमान दुर्घटना, 241 लोगों की मौत, देश और दुनिया में झटका। इसके बाद क्या हुआ? सुरक्षा पर सवाल, ऑपरेशन में दिक्कत, यात्रियों का भरोसा कमजोर। आर्थिक हालत, 2025 में अनुमानित घाटा 150 बिलियन, मतलब 15,000 करोड़ की घाटा। एयर इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा घाटा। लीडरशिप क्राइसिस, टाटा ग्रुप अब नए और मजबूत सीईओ की तलाश में। सिर्फ पैसा डालने से कंपनी नहीं सुधरती, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जरूरी है। भारत के एविएशन सेक्टर पर असर, दो बड़ी एयरलाइन संकट में क्यों खतरनाक? इंडिगो प्लस एयर इंडिया मार्केट का बड़ा हिस्सा, इनके कमजोर होने से पूरा सेक्टर हिल जाता है। आगे क्या होने वाला है? 3 नई एयरलाइंस लॉन्च होने वाली है, कंपटीशन और बढ़ेगा। असली सवाल, क्या सिर्फ नए एयरलाइंस खुलना समाधान है? एक्सपर्ट का ओपिनियन है नहीं, जरूरत है मजबूत नियम, ट्रेनिंग, सेफ्टी, पायलट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ के साथ सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। इंडिगो और एयर इंडिया की परेशानी पूरे सेक्टर के लिए वार्निंग सिग्नल है। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।